हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आज का हमारा पहला टॉपिक है जल शक्ति संयंत्र। जल शक्ति संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं जल शक्ति संयंत्र होता क्या है। यह जो आप फिगर देख रहे हैं यह आपका एक जल शक्ति संयंत्र है और यह इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। देखिए इसमें किस तरह से यह कार्य करता है और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि नदियों में पानी में बहाव रहता है, पानी में बहाव रहता है। तो जब पानी में बहाव होगा तो उसमें कैसी ऊर्जा मिलेगी? गतिज ऊर्जा मिलेगी। अब क्या किया जाता है कि बहुत ही ऊंचा और बड़ा बांध बनाकर एक बड़े से हौज में पानी को इकट्ठा किया जाता है। नदियों से आने वाले जल को इकट्ठा किया जाता है ज्यादा ऊंचाई तक। और फिर क्या किया जाता है, इधर देख रहे हैं ना आप, बहुत गहराई में, बहुत गहराई है। तो यहां से जब पानी गहराई में गिरेगा तो वहां पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और उस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमाने में किया जाता है। देखिए इस फिगर में, देखिए ये बड़ा सा हौज हो गया, ठीक है। इस हौज में पानी को इकट्ठा किया गया और यहाँ से जल द्वार एक बना हुआ है, ये दरवाजा खोल दिया जाएगा तो यहाँ से पानी बह के आएगा, ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आएगा तो हमने क्या किया, इसमें पानी में जल, जानते हैं कि पानी बहता है नदियों में, यानी उसकी गतिज ऊर्जा को, इसकी गतिज ऊर्जा को हमने स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया। यानी कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब पानी आएगा तो वहां स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा, यानी कि गतिज ऊर्जा को हमने स्थितिज ऊर्जा में बदला और उस स्थितिज ऊर्जा के कारण हमने क्या किया, टरबाइन को घुमाया। जाहिर सी बात है इस पंखी पे आके पानी टकराएगा तो ये पंखी घूमेगी और जब ये घूमेगी तो इससे यहाँ पर एक डायनेमो यानी जनित्र लगा हुआ है, ठीक है। तो जनित्र क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा और यहाँ से फिर ये क्या होगा, पावर लाइन के थ्रू उसे आगे भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार का संयंत्र जो है इसी को हम लोग जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। देखिए अब इसके लाभ भी है, हानियां भी है, उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि जल शक्ति संयंत्र होता क्या है और ये किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या लगा होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो पहले तो भैया गतिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा यानी कि पानी में बहाव होता है, नदियों के पानी में बहाव होता है तो वहां वो गतिज ऊर्जा है। अब उस गतिज ऊर्जा को क्या किया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में बदला जाएगा, यानी कि उसको, उस पानी बहाव, जो पानी में बहाव है, उस बहाव के कारण उस पानी को एक जगह लाकर एक बड़े से हौज में इकट्ठा किया जाएगा, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। और यहाँ बांध बना दिया जाएगा, ऊंचा बांध, ठीक है। अब इसको ऊंचाई से जब नीचे की तरफ ये पानी गिरेगा तो वह गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगी। ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा स्थितिज ऊर्जा में। फिर उसके बाद उस स्थितिज ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये 3 चरणों में ऐसे संपन्न होगा। तो इसके बारे में मैं पूरा डीपली यहाँ लिख देता हूं। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न, जल विद्युत ही ना उत्पन्न होता है जी जल शक्ति संयंत्र से। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है और विशाल हौज, बहुत बड़ा हौज, विशाल हौज में, या एक से अधिक भी हौज होते हैं तो विशाल हौजों कर देते हैं।
विशाल हौजों में पानी पानी जमा किया जाता है, जमा किया जाता है। अब देखो पानी जमा करेंगे तो पानी का तल धीरे धीरे उठता जाएगा ना, तो यहां पर लिख सकते हैं कि पानी पानी का जो तल होगा, पानी तल ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता है और इस प्रक्रिया में बढ़ते, है ना, इस प्रक्रिया में पानी जब ऊपर बढ़ेगा तो लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में बढ़ते हुए पानी की गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में ना। स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बांध में ऊंचे तल से पानी को पाइपों द्वारा, देखना ना फिगर में, पाइपों द्वारा बांध की तली, नीचे की तरफ बांध की तली पर विद्युत जनित्र, देख लीजिए विद्युत जनित्र या डायनेमो भी लिख सकते हैं, विद्युत जनित्र या डायनेमो भी लिख सकते हैं। विद्युत जनित्र लिखिए या डायनेमो भी लिख सकते हैं। विद्युत जनित्र के टरबाइन तक पहुंचाने, या ऐसे कर सकते हैं, टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और यह पानी किसे घुमाता है? टरबाइन को घुमाएगा। यह पानी टरबाइन घुमाता है। तो टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन में लगा जनित्र, टरबाइन में लगा जनित्र या विद्युत जनित्र विद्युत धारा या विद्युत उत्पन्न करता है, जिसे पावर लाइनों के थ्रू, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें पावर लाइन जो लगे हैं, किसको, जो बिजली उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगा, जिसे टरबाइन पावर लाइन के थ्रू, जिसे पावर लाइन के द्वारा क्या किया जाता है? गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। यानी जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंचा दिया जाता है, जहां विद्युत की आवश्यकता है वहां तक भेज दिया जाता है। अब देखिए इस संयंत्र के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। लाभ बहुत ज्यादा है, हानियां कम है, इसको समझ लेते हैं। लाभ और हानियों को भी समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जल शक्ति संयंत्र के लाभ के बारे में।
इसका लाभ कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं पहले इसका। तो लाभ की बात करें तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो लाभ यह है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलने वाला है और ये नवीकरणीय स्रोत है। खत्म होगा जी, इस तरह का जल शक्ति संयंत्र हम लोग बहुत जगह बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रदूषण भी मुक्त है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊर्जा का यह स्रोत, ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय नवीकरणीय तथा प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। ये नवीकरणीय स्रोत है और प्रदूषण मुक्त भी है। और क्या लाभ है इसके, तो ये शक्ति संयंत्र जो है औरों के मुकाबले सस्ता है, क्योंकि इसमें कोई हमें अलग से, अगर जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपका तापीय शक्ति संयंत्र था, वहां पे हमें कोयला को जलाना पड़ता था। यहाँ पे हमें उस तरह का कोई अलग से ऊर्जा, उस तरह की ऊर्जा हमें खर्च नहीं करनी पड़ रही है। हमें कोई भी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये और के मुकाबले ये सस्ता होगा ना जी। और ये इसमें अगर हम लोग अगर बात करें तो हमने देखा था तापीय शक्ति संयंत्र में बहुत ज्यादा कोयला जलाना पड़ता है। ठीक है, तो अब कोयला जलाएंगे तो पैसा तो लगेगा ना, उसमें तो खर्च होगा ही और उससे प्रदूषण भी होगा। यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत कम होती है। ठीक है, कारण मैंने आपको बताया क्यों कीमत कम होगी। अच्छा, और इसके फायदे क्या है भाई, कि इसमें जो बांध बनाया जाएगा इसको रोकने के लिए, पानी को हौज में रोकने के लिए, तो जो बांध बनेगा वो तो बाढ़ वगैरह को भी तो आने से रोकेगा ना, बाढ़ को भी नियंत्रित करेगा। और उस बांध से देखो, आप अगर जाकर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप जाओ, विजिट करो, बहुत सारा है जल शक्ति संयंत्र। मैंने 2-3 जगह पे विजिट किया है। हीरा कुंड हो गया, आप जाके देखो, उड़ीसा में है। फिर उसके बाद आपका डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वहां पे जाके आप देखो, वहां पे भी बांध है आपको। तो वो सबसे पहला डीवीसी जो है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वहां पे जो बांध बना हुआ है, वहां पे जो ये शक्ति संयंत्र है ना, यह इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। इसका जवाहरलाल नेहरू शुरुआत किए थे डीवीसी का। बहुत ही पहले का शक्ति संयंत्र और अंडरग्राउंड है वो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। वहां पे आप सब कोई तो नहीं विजिट कर सकता है, वो अलाउ नहीं है, लेकिन आप जाके हीराकुंड बांध देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और आपको वहाँ समझ में भी आएगा, आपको दिखेगा कि बहुत ही बड़ा बांध है। और वहां पर क्या होगा, वहां से आगे चल के वो पानी जब बाहर निकलता है, तो बांध से जब छोड़ा जाता है, तो वो आगे चल के छोटे छोटे नहरों में बढ़ जाता है। और वो छोटे छोटे नहर आगे जाके खेत से जुड़ जाते हैं। तो वहां पे जो खेत से जुड़ेंगे तो सिंचाई करने में मदद मिलेगी लोगों को। तो बहुत सारे इसके फायदे थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब इसके फायदे हैं। अब ये तो लाभ हुए, और इसकी हानियां क्या है, उन हानियों के बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसकी हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बांध बनाने के लिए हमें हर एक जगह पे ये नहीं बनाया जा सकता है। देखो, बांध तो आप नदी के किनारे बनता ही है, लेकिन इस प्रकार का जहाँ पे जल शक्ति संयंत्र बनाया जा सके,
ये सब जगह पे नहीं बनेगा। जहां पे ज्यादा ऊंचाई से पानी नीचे गिरता हो वहां पे बन जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो पहाड़ी भूभाग है, ठीक है, ताकि वहां पर पानी का तेजी से बहाव हो सके और टरबाइन अच्छे से घूम सके, तो जो पहाड़ी भूभाग होंगे वहां पे होगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसकी हानियां एक एक करके लिखता हूं। तो पहले तो मैं जो अभी हानियां बताया हूं, पहले हानि जो बताया हूं उसको लिखता हूं। जल शक्ति संयंत्र की हानियां क्या है। पहला, तो इसे हम लोग हर एक जगह नहीं बना सकते, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर यानी विशेषकर कह सकते हैं कि पहाड़ी जो होंगे, विशेषकर पहाड़ी भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, अब जब ये बांध बनेगा, बड़ा सा आप बांध बनाओगे पानी इकट्ठा करने के लिए, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी ऊंचा होगा, तो इधर जितने भी इस हौज के इधर जितने भी खेत होंगे उसमें भी पानी लग जाएगा। अगर इस हौज से नीचे लेवल पे जो भी खेत होंगे दूर तक, वो सब के सब इसी में पानी में डूब जाएंगे, तो वो तो उतना बड़ा क्षेत्र सबको त्यागना पड़ेगा ना। तो या फिर रहने वाला भी कोई जगह होगा वो सब भी त्यागना पड़ेगा। वहाँ पे वो गांव होगा और गांव में अगर लोग रहते होंगे तो उनको भी वो जगह छोड़ना होगा, खेती का भी जमीन छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पानी में बहुत कुछ डूब जाएगा ना जी, आसपास का क्षेत्र पूरा। जैसे इसमें पानी का लेवल यहाँ तक आएगा, अगर यहाँ तक इस लेवल तक कोई घर है खेत है तो सब डूब जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और जब कि सिर्फ कृषि योग्य है और मानव विकास ऐसे कह सकते हैं, चाहे वहां पे वो लोग रहते हों या फिर कोई कार्य करते हों, या मानव निवास भी लिख सकते हैं, है ना। मानव विकास से संबंधित कोई भी स्थान हो या फिर रहने के लिए मनुष्यों के लिए कोई जगह हो, निवास हो, के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है। क्यों त्यागना पड़ता है? क्योंकि वह स्थान जलमग्न हो जाता है। जलमग्न हो जाता है। ठीक है, तो पूरा इस तरह से डूब जाएगा और वहां पे लोग रह नहीं पाएंगे, कृषि योग्य भूमि भी नष्ट हो जाएगी। ये सब हानियां हैं। और क्या इसकी हानियां हैं? तो जब पानी में जलमग्न पेड़ पौधे या छोटे पौधे जो होंगे, वनस्पति जो होंगे, वो नीचे सड़ेंगे, ऑक्सीजन जब वहां नहीं रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन ना होने पर जब वो सड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो मेथेन की बड़ी मात्रा वहां पर उत्पन्न होगी। पानी में डूबे हुए पौधे सड़ेंगे तो मेथेन की बहुत मात्रा उत्पन्न होगी, और मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है तो समझ ही रहे उससे बहुत सारा नुकसान होगा, ग्रीन हाउस हमारा प्रभावित होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जलमग्न वनस्पति जो जलमग्न वनस्पति होंगी, अनॉक्सी शर्तों यानी कि ऑक्सीजन ना रहने पर अनॉक्सी शर्तों के अधीन सड़ती हैं,
और मीथेन की बड़ी मात्रा, मीथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। और मीथेन जो होता है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ताप धरती का ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी इसकी हानियां क्या है कि बांध बनाने के लिए, अब जैसे मान लो कितने लोग होंगे, जैसे मान लो 100 लोग हैं, है ना, इनमें से हो सकता है कि 80 लोगों को इससे फायदा हो और 20 लोगों को उससे नुकसान हो सकता है कि वो 20 लोग वैसे हों जिनका जमीन इसमें पड़ता हो, या इस बांध बनाने से इनका घर डूब सकता है, उनका जमीन डूब सकता है, ऐसे लोग हों तो वो तो इसका विरोध करेंगे ही ना। ठीक है, यानी कि सबको संतोष नहीं होगा इस चीज से, ये समस्या उत्पन्न होगी ना जी। कि कहने का मतलब है कि बहुत लोग हैं कि हाँ भाई भाई ये बांध बनेगा तो हाँ चलिए सबका विकास होगा, सबको फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है सबको फायदा होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसके बनने से बहुत सारा नुकसान उनको होगा, तो जिससे क्या होगा, वो उसके प्रति विरोध करेंगे। तो विरोध करेंगे तो बहुत सारा ऐसा बना है, टिहरी बांध बना था उस समय भी लोग विरोध किए थे। नर्मदा नदी पे एक सरदार सरोवर परियोजना बनी है, वहां पे भी उसका लोग विरोध किए थे, बहुत लोग विरोध किए थे क्योंकि उससे लोगों को नुकसान भी था। तो इससे हानियां भी हैं फायदे भी हैं, लेकिन जिसको नुकसान होगा ज्यादा वो तो इसका विरोध करेगा ही ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं, क्योंकि बड़ा बांध बनेगा तो सबको संतोष तो वहां से होगा नहीं ना जी, कुछ ना कुछ उसमें समस्या आएगी, किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ समस्याएं जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि उस रास्ते में किसी का घर पड़ता हो या कुछ भी हो सकता है, उस तरह से होती है, कुछ समस्याएं होती हैं। हो सकता है उसके आसपास जो व्यक्ति रह रहे हो वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, वो दूसरे जगह जाकर रहना नहीं चाहते हो, उनको वहां अच्छा नहीं लगता हो, तो ये सब समस्या आएंगी ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी में कि यह विस्थापित, यानी कि वो जगह छोड़ के जाएंगे ना व्यक्ति, जब बांध बनेगा तो उस जगह को छोड़ना होगा, तो विस्थापित व्यक्तियों के संतोषजनक पुनर्वास का मतलब समझ रहे ना, यहां छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसना की समस्या उत्पन्न होती है या उत्पन्न होती है या करती है, चलिए समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो गया। तो समझ गए इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, और जल शक्ति संयंत्र किस तरह से कार्य करता है, कहाँ इसे बनाया जाता है, ये सब आप समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।